नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण के मतदान के लिए गुजरात दौरे पर हैं और पीएम मोदी ने कल भी 50 किलोमीटर से लंबा रोड शो किया और आज भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। आज ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार कर रहे हैं पीएम मोदी और पीएम मोदी ने कल भी रोड शो किया था जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़े और इसको लेकर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे खुशी है और जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उससे साफ है कि एक बार फिर से जनता बीजेपी पर विश्वास जताएगी। क्या कार्यक्रम है वो आपको बता दें। दोपहर 2:45 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे अहमदाबाद में रैली करेंगे पीएम मोदी। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा जो कनकराज से शुरू होकर शाम अहमदाबाद में खत्म होगा। आपको बता दें कि 11 बजे कनकराज में रैली, दोपहर 12:30 बजे पाटन में जनसभा, दोपहर 2:45 बजे चुनावी सभा और शाम 6 बजे अहमदाबाद में रैली को करेंगे संबोधित। कल भी पीएम मोदी ने रोड शो किया था और इस रोड शो के बीच उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कहा कि एक के बाद एक कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। कांग्रेस में ऐसा लगता है जैसे कंपटीशन हो कि कौन कितनी गालियां दे सकता है। तो वहीं शाहरुख खान का सऊदी अरब के मक्का शहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शाहरुख मक्का उम्राह करने पहुंचे। लोग सोशल मीडिया पर शाहरुख के इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं जिसमें वो सफेद कलर के कपड़ों में नजर आए और मुंह पर मास्क लगा हुआ है। शाहरुख खान का वीडियो इस कैप्शन के साथ वायरल हो रहा है कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान उम्राह करने मक्का मदीना पहुंचे। अपनी इस विजिट को लेकर शाहरुख खान ने ट्वीट भी किया। आपको बता दें कि शाहरुख खान ने यूएई में अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग पूरी की है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जनवरी में सीएम योगी स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे। योगी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे और स्विट्जरलैंड पहुंचने वाले वो पहले मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि योगी का ये दौरा 16 से 20 जनवरी के बीच होगा। यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी और उनकी टीम आने वाले 20 दिनों के अलग अलग शहरों का दौरा करने वाली है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जनवरी में सीएम योगी स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे जहां पर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में शामिल होंगे सीएम योगी। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में शराब घोटाले में ईडी ने कोर्ट में रिमांड एप्लीकेशन दाखिल की है। इस एप्लीकेशन से खुलासा हुआ है कि घोटाले के आरोपी ने करीब 170 मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया। ईडी का यह भी दावा है कि आरोपी सबूत मिटाने के लिए इन मोबाइल फोन्स को नष्ट किया करते थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपी विजय नायर दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को अलॉट किए गए सरकारी बंगले में रहता था और केजरीवाल के कैंप ऑफिस में काम किया करता था। तो वहीं मंत्री कैलाश गहलोत की बात करें तो वो अपने सरकारी बंगले में न रहकर नवसगढ़ के एक प्राइवेट घर में रहा करते थे। ईडी ने कोर्ट में 36 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर पेश किए हैं। मनीष सिसोदिया ने 4 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। मोबाइल में छिपा है शराब घोटाले का राज। सिसोदिया ने कुल 14 मोबाइल फोन बदले। अमित अरोड़ा ने 11 बार अपने मोबाइल फोन को बदला। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 3 मोबाइल फोन बदले। संदिग्धों ने 170 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। ईडी सिर्फ 17 मोबाइल फोन अब तक बरामद कर पाई है।
तो मोबाइल में शराब घोटाले का राज छुपा हुआ है। तो वहीं जेएनयू के कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखे गए हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंगों से लिखा, ब्राह्मणों कैंपस छोड़ दो, ब्राह्मणों बनियों हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा वापस चले जाओ जैसी धमकियां लिखी गई। इतना ही नहीं, जेएनयू की उस महिला प्रोफेसर के कैबिन के दरवाजे पर लिखा शाखा चली जाओ का नारा, जिसे नवंबर 2019 में वामपंथियों ने 3 दिन के लिए हिरासत में रखा था। ये नारे 30 नवंबर की रात को लिखे गए। हालांकि इस घटनाओं को लेकर अब तक जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। इन नारों को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी एआईएसए के कम्युनिस्ट छात्रों पर निशाना साधा। एबीवीपी का कहना है कि वामपंथियों ने खुली सोच वाले प्रोफेसर को डराने के लिए दीवारों पर इस तरह की धमकी लिखी। एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो वहीं एआईएसए के सदस्य और जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट एन साई बालाजी ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। एबीवीपी किस बारे में बात कर रहा है कुछ नहीं पता। और श्रद्धा मर्डर मामले में आज फॉरेंसिक टीम नार्को टेस्ट के बाद पूछताछ करेगी और ये पूछताछ जेल में होगी। इस टीम में एफएसएल और जांच अधिकारी समेत कुल 4 लोग हैं। ये पूछताछ आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की जाएगी। पिछले दिनों आफ्ताब को ले जाते वक्त जो हमला हुआ था उसे देखते हुए इस बार जेल में ही पूछताछ की जाएगी, ताकि उस दिन की जैसी तस्वीरें दोबारा देखने को न मिले। कल आफ्ताब का नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है और आज एक के बाद एक उससे कई सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि नार्को में कबूलनामा नार्को टेस्ट के बीच आफ्ताब बार बार अचेत हो रहा था, यानी कि बेहोशी की स्थिति में था। आफ्ताब से पूछा गया कि श्रद्धा का फोन कहां है। आफ्ताब ने जवाब दिया, उसने श्रद्धा का फोन फेंक दिया है। आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने की बात भी कबूल कर ली है। टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात भी आफ्ताब ने कबूल की। गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की, यह कहना था आफ्ताब का। तो अब किस एंगल से जांच होगी वो भी जान लीजिए। हत्या में कोई और भी शामिल हो सकता है, इस बात का अंदेशा है और इसको लेकर भी अब जांच होगी। किसी को रुपये देकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई, इस एंगल से जांच होगी। और तीसरा एंगल, श्रद्धा के सिर और आरी को किसी और ने ठिकाने लगाया है। हो सकता है आफ्ताब को आरी या सिर की कोई जानकारी न हो। ये चौथा और महत्वपूर्ण एंगल। इन तमाम एंगल से अब आने वाले वक्त में जांच की जाएगी। तो वहीं निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर एक्शन लिया गया। सेंटर और 2 प्लांट भी जब्त किए गए। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक्शन लिया गया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की ये बड़ी कार्रवाई। और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। सत्येंद्र को तिहाड़ जेल में कथित तौर पर मिलने वाली सुविधाओं की जांच को लेकर समिति बनाई गई। इस 3 सदस्यीय कमेटी में दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी विजिलेंस शामिल थे। इस रिपोर्ट में तत्कालीन जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सत्येंद्र का परिवार सत्येंद्र से जेल में प्रतिबंधित क्षेत्र में आकर मुलाकात किया करता था, जहां नियमों के मुताबिक ऐसी मुलाकात
नहीं की जा सकती। इस रिपोर्ट में तिहाड़ जेल से तत्कालीन डीजी और जेल सुप्रिंटेंडेंट पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। कहा गया है कि बिना उसके सहयोग से ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर कई आरोप लगे और जेल में भी उनके ऊपर एक के बाद एक कई आरोप लगे, जिसका वीडियो भी जारी हुआ। और वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाए। और अब बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी मुरादाबाद, रामपुर और मैनपुरी पहुंचेंगे। योगी सबसे पहले मुरादाबाद जाएंगे, जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इसके बाद वो रामपुर पहुंचेंगे, जहां वो चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और इसके बाद मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव होना है, जबकि रामपुर में विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी का पूरा कार्यक्रम आपको बताएंगे। आज सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। दोपहर 1 बजे सिविल लाइंस और रामपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:15 बजे क्रिश्चियन कॉलेज और मैनपुरी में चुनावी रैली करेंगे सीएम योगी। देश भर में धर्म परिवर्तन का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। एक के बाद एक ज्यादातर प्रदेशों में धर्म परिवर्तन की खबरें सामने आने लगी है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक नया कानून बनाया। अब उत्तराखंड में कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे 10 साल की जेल होगी। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्मांतरण बहुत प्रकार से बहुत जगह चल रहा है और ये बेहद गंभीर है और इसी वजह से हमने कानून बनाने का फैसला लिया। उधर केरल और कर्नाटक में 10,000 लड़कियों के लव जिहाद का शिकार होने का दावा किया जा रहा है। केरल और कर्नाटक के चर्च का दावा है कि 10,000 लड़कियां लव जिहाद की शिकार है। 2,000 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिनके बारे में हाईकोर्ट राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहा है। केरल में तो चर्च ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी लड़कियों को फंसाकर सीरिया और अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। लव जिहाद के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल अभियान चलाएगा। वीएचपी विश्व हिंदू परिषद 21 से 31 दिसंबर तक धर्म रक्षा अभियान चलाएगा, तो वहीं बजरंग दल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हर प्रखंड में शौर्य यात्रा निकालेगा। तो वहीं महाराष्ट्र के धुले जिले में देवपुर गांव में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर महिला ने अरशद मलिक नाम के शख्स पर संगीन आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि अरशद ने अपना नाम हर्षद बताकर उससे शादी कर ली, जहां उसने अपना धर्म भी छुपाया था। महिला ने पुलिस को कहा कि आरोपी अरशद 2 साल से उसे टॉर्चर कर रहा था। यही नहीं, इस बीच आरोपी ने पिता ने महिला के साथ दुष्कर्म भी किया, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने महिला के 70 टुकड़े करने की उसे धमकी दी। महिला की शिकायत के बाद आरोपी अरशद मलिक के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस इस केस की अब जांच कर रही है। तो महिला ने आरोप लगाया कि पहले शख्स ने नाम बदलकर उसके साथ शादी की और उसके बाद लड़के के पिता ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया। और बिहार में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया। बिहार में पहले तो रेलवे इंजन और 500 टन के पुल की चोरी का मामला सामने आया, तो वहीं अब पूरी की पूरी सड़क गायब हो गई। जो सड़क रात में दिखाई दे रही थी, वो सुबह उठते ही छुमंतर हो गई। हद तो तब हो गई जब मोबाइल टावर ही चोरी हो गया। जी हाँ, पहला वाकया रेलवे यार्ड का है, जहां इंजन और पुल को चुरा ले गया था। दूसरा वाकया बांका जिले का है, जहां गांव में 29 नवंबर 2022 को जब ग्रामीण अगले दिन उठे तो सड़क गायब हो गई।
इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। और तीसरी घटना पटना की है। पटना के गर्दनी बाग इलाके में जीटीपीएल का टावर था। कुछ लोग अधिकारी बनकर आए और टावर को ही चुरा ले गए। रेडिसन ब्लू होटल के मालिक के खुदकुशी का मामला सामने आया। गाजियाबाद में अमित की खुदकुशी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। अमित पर आईपीएस के उत्पीड़न का दबाव था। आईपीएस ने रेडिसन ब्लू होटल में निवेश किया था और दबाव में अमित ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के रडार पर उत्तराखंड के आईपीएस का नाम भी है। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। रेडिसन ब्लू होटल के मालिक के खुदकुशी का मामला। अमित पर आईपीएस का दबाव था। आईपीएस ने होटल में निवेश किया था और इसी दबाव के चलते रेडिसन ब्लू के मालिक अमित ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। और आइए अब जानते हैं रूस और यूक्रेन वॉर से जुड़ी खबरें और कुछ तस्वीरें भी। जंग के बीच रूसी सेना पर यूक्रेन की अंधाधुंध गोलीबारी, मशीन गन से सैकड़ों राउंड फायरिंग। डोनेस्क में रूस की तगड़ी किलेबंदी, रूसी सेना ने चारों तरफ से घेरा, कई गांवों पर कब्जा किया। लड़ाकों ने बरसाए बम, सभी सप्लाई रूट पर रूस का नियंत्रण। यूक्रेन के 8 एमआई हेलीकॉप्टर्स का मिशन, पेट्रोलिंग करते दिखे हेलीकॉप्टर्स। बाखमुट की तरफ से यूक्रेन के 2 बटालियन ने भीषण हमले किए। यूक्रेन के अटैक से रूसी सेना के ठिकाने हुए तबाह। यूक्रेन ने टैंक से पेट्रोलिंग का वीडियो जारी किया, पेट्रोलिंग करने का दावा भी। यूक्रेन के वॉर जोन का विध्वंस वीडियो, रशियन आर्मी पर बड़ा माइंस अटैक, चपेट में आए कई रूसी सैनिक। M777 का एक्शन, यूक्रेन के सेना ने गोले दागे, कहर बरपा रही अमेरिकी M777। यूक्रेन ने जारी की रशियन एयरबेस की इमेज, रूस के 20 बॉम्बर स्ट्राइक के लिए तैयार। यूक्रेन के बर्फीले मैदान पर भीषण जंग, रूस को जवाब दे रहा यूक्रेन। खेरसोन को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा, अधिकांश इलाके रूस से वापस लिए, रूस के ज्यादातर सैनिक खेरसोन छोड़ चुके। यूक्रेन के लिए अमेरिका ने बड़ी डील की, $1.2 बिलियन में यूक्रेन के लिए 6 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा अमेरिका। सीक्रेट सर्वे से रूसी मीडिया का दावा, 55% रूसी शांति वार्ता चाहते हैं, सिर्फ 25% रूसी युद्ध जारी रखने के पक्ष में। यूक्रेन के नेटो सदस्यता पर अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट का दावा, यूक्रेन कभी नेटो मेंबर नहीं बनेगा। यूक्रेन का दावा, जंग में अब तक हजारों लोग रूसी सैनिक मारे गए, रूस के 55,000 से ज्यादा व्हीकल्स, 2,000 से ज्यादा टैंक और 280 वॉर प्लेन ध्वस्त हुए। यूक्रेन की तरफ सैन्य मदद करेगा जर्मनी, एक के बाद एक 320 राउंड गोले दागने में सक्षम। जर्मन चांसलर का बयान, जब तक यूक्रेन चाहेगा सपोर्ट करते रहेंगे। खेरसोन में पावर ग्रिड पर रूस का अटैक, बमबारी की वजह से पावर ग्रिड का वोल्टेज डाउन। रूस के खिलाफ वॉर क्राइम की जांच होगी, इंटरनेशनल बनाने का काम शुरू, सभी यूरोपीय देश मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन के लिए नेटो की बड़ी तैयारी, यूक्रेन के पुराने हथियारों पर निवेश करेगा नेटो, हथियारों का हाईटेक बनाया जाएगा। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नर ने अपने सैनिकों की तारीफ की, कहा आक्रमणकारी को मुंहतोड़ जवाब दे रही हमारी सेना।
यूक्रेन के 7 शहरों में रूस के हमले जारी, 7 शहरों में तबाही, कई लोगों के मारे जाने की सूचना। यूक्रेन ने कहा लड़ाई होगी सबसे भीषण आक्रामक, रूसी सैनिकों को मिलेगा सबक। जर्मनी के उलट फ्रांस ने कहा अब हम यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की स्थिति में नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जन्मदिन है। जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक है। जेपी नड्डा का आज जन्मदिन 1960 में बिहार के पटना में उनका जन्म हुआ था। अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने आज बीजेपी पार्टी में एक ऊंचा कद हासिल कर लिया है। उन्हें उनकी भाषा शैली के लिए जाना जाता है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दे रहे हैं। सभी ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। तो जेपी नड्डा का आज जन्मदिन है। आपको बता दें कि बिहार में उनका जन्म हुआ और उनकी भाषा शैली के लिए उन्हें जाना जाता है। आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये उनकी भाषा शैली और उनकी जुबानी जंग जो अक्सर लोगों के जहन में याद रहती है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने बल पर एक ऊंचा मुकाम बीजेपी में हासिल कर लिया है। 1960 में बिहार के पटना में उनका जन्म हुआ। अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने बीजेपी पार्टी में एक ऊंचा कद आज बना लिया। हर कोई उन्हें आज जानता है, पहचानता है। वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं। कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं जेपी नड्डा।